एक ऐसी गाड़ी जिसमें आप सिर्फ ट्रैवल नहीं बट चिल भी कर सकते हो, जिसमें सिर्फ सीट्स नहीं मिलेंगी बट पूरा लॉन्च एक्सपीरियंस मिलेगा। और अब वो गाड़ी स्मार्ट होने के साथ साथ प्रो भी हो गई है। हाय गाइस, वेलकम टू ऑटोमाटा। कैसे हो आप सब? मैं हूं स्पर्श और आज है मेरे साथ MG विंडसर EV प्रो। तो फटाफट देखते हैं इस गाड़ी में हमें क्या क्या प्रो मिलता है, कितनी रेंज देती है गाड़ी, क्या क्या नए चेंजेस आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं गाड़ी की चाबी से। सबसे पहले चाबी आपको सेम मिलती है, पुरानी विंडसर जैसी ही, कोई चाबी में चेंज नहीं है। मुझे लगा थोड़ा कॉमेट जैसी चाबी देते हैं, फंकी सी चाबी, तो और बेटर हो जाता है, एक यूनिकनेस हो जाती। चाबी में आपको अनलॉक, लॉक और बूट ओपन का बटन मिल जाता है। तो बेसिकली अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट आती है, तो आप चाबी ही दबा के रखोगे, चाबी से बूट ओपन का बटन, तो बूट भी आपका दूर से ही ओपन हो जाएगा। और अगर आप सेम बटन को ही वापस दबा के रखोगे तो आपका बूट क्लोज हो जाएगा ऐसे। तो अब स्टार्ट करते हैं फटाफट गाड़ी के वॉक अराउंड से। फ्रंट में अगर आप देखोगे तो आपको यही LED DRLs मिलती हैं जो कि दिन में चलती हैं, ऑब्वियसली डे टाइम रनिंग लैंप है तो चलती हैं। मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, बीच में से कनेक्टेड है और थोड़ा ना ये आपको ऐसा आईब्रो वाला नहीं बोलूँगा, थोड़ा आई लैशेज़ वाला फील देंगे कि ऐसा आईज जा रही हैं, फिर ऊपर से आई लैशेज़ ऐसे घूम के जा रही हैं। वो लड़कियाँ नहीं लगाती विंग्ड आईलाइनर और वो सब चीज़ें। और आप गाड़ी अनलॉक लॉक करोगे तो ये ऐसे ग्लो भी हो जाती है और ऑब्वियसली दिन में भी जलेंगी, रात को भी ऑन रहती है। कनेक्टेड है तो बीच में इस तक ही कनेक्टेड रहती है। और MG का लोगो है वो भी ग्लो होता है आई थिंक अनलॉक करने पे। हाँ, अभी दिन में इतना दिख नहीं रहा होगा बट MG का लोगो भी ग्लो होता है जब मैं गाड़ी लॉक अनलॉक करूँगा। नीचे आपको हेडलैम्प मिल जाएंगे, प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का सेटअप है। यहाँ पे आपको हाई बीम, लो बीम सब इसी में मिल जाएगा। बाकी ये जो आप सब देख रहे हो ना, ये एक्सेसरी का पार्ट है। मॉरिस गैराजिंग की बैजिंग मिल जाती है आपको सामने। और यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है, गाड़ी में 360 कैमरा आ जाता है। रेडार की हाउसिंग है बट फ्रंट में रेडार नहीं है। ऑल दो गाड़ी में लेवल 2 ADAS आता है जो कि आपको यहाँ दिख जाएगा उसका कैमरा। तो यहाँ पे बेसिकली लेवल 2 ADAS के लिए कैमरा है। ओवरऑल मुझे फ्रंट से गाड़ी ठीक ठीक लगती है। मुझे इसका ये ऊपर वाला एलिमेंट ज़्यादा बेटर लगता है। बहुत लोगों को कॉमेट जैसा एलिमेंट लगता है इसका कि ऐसा आगे थोड़ा बोनट टाइप आ रहा है, फिर कट रहा है, फिर आगे बम्पर निकल रहा है। बट मुझे ऊपर वाला एलिमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है। नीचे थोड़ा बेटर हो सकता था, ऐसा लगता है भी हेडलैम्प की हाउसिंग ऐसी हवा में ही लटकी हुई है, कहीं कुछ कनेक्टेड नहीं है। तो उसके अलावा बाकी नीचे देखोगे क्रोम फिनिश मिल जाएगी आपको स्किड प्लेट वाली जगह पे। इवन यहाँ भी थोड़े क्रोम एलिमेंट्स, DRLs के नीचे भी आपको क्रोम एलिमेंट मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको टोइंग हुक के लिए जगह मिल जाएगी, नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाएगी। उसके अलावा फ्रंट में आपको ऐसा और कुछ नहीं मिलता है। ये जो है ये आपका फ्रंक नहीं है बेसिकली, मैं खोल के दिखाता हूँ। इसमें आपको थोड़े कंपोनेंट्स वगैरह वो सब मिल जाएंगे। और हाँ, मैं गाड़ी के पास आता हूँ ना तो गाड़ी अपने आप अनलॉक भी हो जाती है। तो यहाँ से इसको ओपन करेंगे, फ्रंट में चलते हैं और इसका बटन कहाँ है भाई? तो गर्म बहुत हो रहा है भाई ये सब ना मामला। एक सेकंड रुको। तो मिल गया इसका लैच। यहाँ पे देखोगे आपको कोई स्पेस वगैरह सामान रखने के लिए नहीं मिलता। बैटरी थोड़ी मिल जाती है, वॉशर फ्लूइड्स वगैरह की हाउसिंग मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ और कुछ एरिया नहीं मिलता। अब करते हैं इसको बंद और चलते हैं इसके फ्रंट में। वाइपर भी अगर देखो तो वाइपर भी ठीक ठाक क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं। वो तो ज़्यादा यूज़ करने भी पता लगेंगे वैसे। अगर मैं साइड प्रोफाइल पे आ जाऊँ तो आपको सबसे पहले व्हील्स मिलेंगे सीएट सिक्योर ड्राइव टायर्स इसमें लगे हुए हैं। व्हील इज़ आपका 215/55 R18 इंचेस के व्हील्स मिल जाते हैं। नए व्हील आते हैं प्रो वेरिएंट में स्पेशली। और ये थोड़ा सा आपको हेक्टर से रिजेम्बलेंसेस की लगेगी। हेक्टर वाले व्हील्स भी ऐसे ही दिखते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाएगी। इसके अलावा आई थिंक व्हील साइज इज़ प्रिटी गुड, व्हील वॉल वगैरह और ओवरऑल प्रोफाइल अच्छी है। साइड में आपको कोई क्लैडिंग वगैरह नहीं मिलती है क्योंकि ये एक SUV बोल के भी नहीं बेचते, इसको एक CUV बोल के बेचते हैं। बेसिकली अगर आप प्रोपोर्शंस वगैरह के हिसाब से देखोगे ना, ये एक MPV है। CUV एक थोड़ा मार्केटिंग के लिए नया टर्म बनाया है, मे बी क्रॉस ओवर यूटिलिटी व्हीकल या कुछ वैसे सेंस में कि थोड़ा लोगों को और अतरंगी चीज़ लगे। साइड में देखोगे अगेन आपको बम्पर बहुत ज़्यादा आगे निकला हुआ लगता है। यहाँ पे काफ़ी सारा स्मूथ ट्रांजिशन है, कोई शार्प क्रीजेस वगैरह नहीं है गाड़ी में। ऐसा ओवल शेप की थोड़ी गाड़ी लगती है, ऐसे गोलू मोलू गाड़ी लगती है। उसके बाद यहाँ से जो एलिमेंट था ना, ये आपका फ्रंट बोनट ही बोलूँगा अभी के लिए, तो फ्रंट तो है नहीं है, वो साइड में कंटिन्यू होता है, आपका गाड़ी की बेल्ट लाइन तक जाता है जो कि क्रोम स्ट्रिप के साथ कंटिन्यू होता है, विच ऑल्सो लुक्स गुड। गाड़ी के ओवरऑल वॉल्यूम को डिवाइड करता है। ओवरऑल ऊपर जो आपका रूफ ग्लास एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, ग्रीन हाउस काफ़ी बड़ा है, तो गाड़ी अंदर से एयरी फील होती है। ऑल दो उस वजह से गर्मी भी गाड़ी में थोड़ी ज़्यादा जाती है, AC का थोड़ा कम इफेक्टिव लगता है। ORVMs की बात करूँगा, काफ़ी बड़े ORVMs है। LED लाइट्स मिल जाती हैं। यहाँ भी आपको कैमरा मिल जाएगा, 360 कैमरा गाड़ी में आता है, इसलिए ये सब भी आई थिंक एक्सेसरी का ही पार्ट है। मॉरिस गैराज की बैजिंग है, अगेन थोड़ा ऐसा क्रोम एलिमेंट टाइप्स है। और नीचे भी आपको रनिंग बोर्ड पे क्रोम एलिमेंट मिल जाता है विद ग्लॉस फिनिश, तो विच ऑल्सो लुक्स गुड एक्चुअली। थोड़ा गाड़ी के ओवरऑल वेट को अच्छे से ये सब चीज़ ना डिवाइड कर देती हैं। उसके बाद रियर प्रोफाइल पे आएंगे, रियर टायर भी आपको सेम मिलेगा 18 इंच का। पीछे भी आपको इस गाड़ी में डिस्क मिल जाएंगे, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। इसमें आपको कितने पिलर्स हैं? एक पिलर
बीच में एक थोड़ा कट दिया हुआ है, मतलब बेसिकली डिवीजन दिया हुआ है। आगे ए पिलर मोटा है ना, तो उस वजह से ग्लास दिया हुआ है विच इज़ गुड फॉर विजिबिलिटी। साइड में मिला बी पिलर, सी पिलर, डी पिलर। तो ओवरऑल पूरा ऊपर ग्रीन हाउस में ग्लास ही आपको देखने को मिलेगा। पीछे ये क्रोम लाइन कहीं ऐसा कंटिन्यू नहीं होती, बट रियर विंडशील्ड पे थोड़ा ऐसा इसकी क्रीज लाइन चली जाती है बेसिकली। यहाँ पे आपको एक स्पॉइलर दिखेगा इंटीग्रेटेड सा, स्पॉइलर के नीचे भी आपको ग्लॉस फिनिश मिलेगी। ऊपर आपको पैनोरामिक सनरूफ नहीं मिलेगा, एक बेसिकली बड़ा सा ग्लास मिलेगा, ओपन नहीं होती है वो। यहाँ पे हाउसिंग दी हुई है किसी चीज़ की, बट इंडिया में मे बी यहाँ पे कैमरा वगैरह नहीं आता होगा। बाहर जो कैमरा वगैरह आता है जो अंदर IRVM से कनेक्टेड होगा, हो सकता है। यहाँ पे स्टॉप लैम्प मिल जाएगा, डीफॉगर मिल जाएगा। पीछे कोई वाइपर नहीं मिलता है आपको। अब रेयर प्रोफाइल की मैं पूरी बात करूँ ना, तो बहुत लोगों को इसका रेयर काफ़ी हद तक पसंद नहीं आया। इवन मुझे भी ठीक लगा। अगेन वही चीज़ है, आगे भी हेडलैम्प थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब कहीं से कुछ कनेक्टेड नहीं है। पीछे भी लग रहा है कि बस यहाँ पे आके ये एक ऐसा लीफ सा शेप दे दिया है, विच इज़ नॉट गोइंग दैट वेल विद ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द व्हीकल। बट आपको रेयर में भी टेल लैम्प मिल जाती है कनेक्टेड, LED सेटअप मिल जाता है। रियर का MG का लोगो ग्लो नहीं होता, सिर्फ ऐसा लोगो ही है। विंडसर की बैजिंग, ADAS मिलता है गाड़ी में, तो ADAS की बैजिंग मिल जाती है, EV की बैजिंग मिल जाती है। फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स नहीं थे, रेयर में 4 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। नीचे रिफ्लेक्टर मिल जाता है। नीचे वाली स्किड प्लेट पे भी आपको थोड़ा ग्लॉस फिनिश मिल जाएगा विद एक क्रोम का स्ट्रिप, तो ओवरऑल थोड़ा प्रीमियमनेस देता है ये गाड़ी को भी। इवन टेल लैम्प में भी आपको ना अंदर एक क्रोम की स्ट्रिप जैसा मिल ही जाता है। उसके अलावा अगर मैं बूट ओपन करूँ तो बूट ओपन के लिए आई थिंक चाबी जो मैंने दिखा दिया था, यहाँ पे भी बटन है। हाँ, मैंने दबाया, इलेक्ट्रिक बूट है, अपने आप ओपन हो गया। और यहाँ पे आपको कैमरा की हाउसिंग में मिल जाती है विद नंबर प्लेट के लिए जो लाइटिंग वगैरह है। बूट आपको अराउंड आई थिंक 500 समथिंग लीटर का बूट स्पेस मिलता है। मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, मैं यहाँ मेंशन कर दूंगा, बट काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है। थोड़ा प्रो में कहने कम किया गया है 30 लीटर्स के अराउंड एज़ कम्पेयर टू विंडसर, बट ओवरऑल दिखने में इतना कम नहीं लगता है। यहाँ पे आप अच्छे खासे 2 कैबिन बैग्स वगैरह रख सकते हो। ओवरऑल ऊपर तक जगह है, कोई पार्सल शेल्फ नहीं है, तो पूरी ऊपर तक आपको जगह मिल जाती है। अगर मैं इसको ओपन करूँ, नीचे आपको जगह दी गई है स्पेयर व्हील की, बट स्पेयर व्हील इस गाड़ी में नहीं आता है, तो नीचे भी आपके पास काफ़ी जगह है सामान वगैरह रखने की। आपको बूट में लाइट भी मिल जाती है, बट कोई ऐसा टोइंग हुक वगैरह यहाँ पे नहीं मिलता है। उसके अलावा पीछे आई डोंट थिंक सो कुछ मिलता है। बूट को क्लोज करने के लिए या तो आप इस ढक्कन से खींच सकते हो, तो भी अपने आप नीचे आ जाएगा, या यहाँ जो बटन है ना, उसको अगर आप प्रेस करोगे तो रुक गया, मैं फिर से प्रेस करूँगा तो ये बूट ऊपर हो जाएगा। या तो मैं मैनुअली नीचे करूँ हल्का सा, तो वो अपने आप नीचे आ जाएगा, या मैं इस बटन को दबा दूँ तो भी ये बूट अपने आप क्लोज हो जाएगा, विच इज़ प्रीटी गुड एंड ईजी। काफ़ी कन्वीनियंट चीज़ें हैं ये सब, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का फ़ायदा उठाना था तो इन सब चीज़ों पे उठा सकते हो। हाँ, साइड में आपको फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाएंगे। तो अगेन वही जो मैं चीज़ कह रहा था, कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा, बट मैं पास जाऊँगा गाड़ी के, अपने आप लॉक हो गए, सारे डोर हैंडल्स बाहर आ जाते हैं। मैं दूर जाऊँगा गाड़ी के, तो ये सब चीज़ें अपने आप क्लोज हो जाएंगी। अभी देखना, दूर गया। डोर हैंडल्स और ORVM पे ध्यान देना, हो गए लॉक। तो प्रिटी ईजी टू यूज़ कि आपको आना है, बस पास में गाड़ी खुल गई, आपको खोल देना। यहाँ पे आपको की होल की वो मिल जाएगा ऑप्शन, इन केस बैटरी वगैरह ड्रेन हो गई है वो सब। और हाँ, इस साइड आपको चार्जिंग पोर्ट के लिए जगह मिल जाएगी, तो अप टू 60 किलोवाट की ये चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो आप यहाँ से इजीली चार्ज कर सकते हो। और इस गाड़ी में आपको एक और नई चीज़ मिलेगी भाई, V2L और V2V। बेसिकली इस गाड़ी से आप बाकी अप्लाइंसेस वगैरह चला सकते हो, माइक्रोवेव, ब्लेंडर वगैरह, या इवन आप दूसरी गाड़ी भी चार्ज कर सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसीज, विच इज़ अगेन प्रीटी गुड थिंग। तो ओवरऑल एक्सटीरियर का अगर मैं कंक्लूजन दूँ तो काफ़ी ऐसा अच्छा पैकेज बनाया है। व्हील साइड में पुश्ड है, बैटरी नीचे लगी हुई है, और इसमें आपको बड़ी बैटरी मिलती है विच इज़ 59 किलोवाट आवर्स की बैटरी आई थिंक, और 53, अगेन एग्जैक्ट नंबर्स मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। तो बड़ी बैटरी बैग मिलता है आपको, अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है, उसके लिए अंदर चल के देखते हैं। बट ओवरऑल काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है गाड़ी का। आप गाड़ी के डायमेंशंस भी देखोगे ना, ऑलमोस्ट क्रेटा सेल्टोस जितने डायमेंशंस हैं, बट उससे कंपेयर करें तो स्पेस ज़्यादा मिलता है, बिकॉज अगेन इंजन बे में कोई ऐसा जगह नहीं देनी, तो बाकी कंपोनेंट्स इतने नहीं है जो आइस व्हीकल में होते हैं, तो यहाँ पे आपको काफ़ी जगह मिल जाती है। काफ़ी गोलू मोलू सी, क्यूट सी, बहुत सारे ऐसा सॉफ्ट सर्फेसेज हैं इस गाड़ी में। अब चलते हैं फटाफट गाड़ी के अंदर, देखते हैं अंदर क्या मिलता है हमें। धूप ज़्यादा थी तो मैं थोड़ा छाया में गाड़ी ले आया, लोकेशन चेंज कर दी। अगर मैं पहले डोर पैड की बात करूं तो ऊपर आपको हार्ड टच मटेरियल मिलेगा सारा, बीच में आपको सॉफ्ट मटेरियल मिल जाएगा, और ये जो आप डोर हैंडल देख रहे हो ना, ये इस बेसिकली इस एलिमेंट में इंटीग्रेटेड है। तो यहाँ भी आपको एक हैंडल मिल जाएगा बंद करने को, और यहाँ पे एक ऐसा लैच जैसा मिल जाएगा विद अ कैविटी, कि आप आराम से हाथ डाल के आराम से इसको खोल सको डोर को अंदर बैठ के। ओवरऑल ओपनिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, ठीक ओपनिंग है।
यहाँ पे स्पीकर की हाउसिंग मिल जाएगी। ये आपको वुडन फिनिश में ना एक प्लास्टिक एलिमेंट ही मिलेगा, ये ऐसा वुडन मटेरियल वगैरह नहीं है, बट ऐसा इसका थोड़ा फिनिश वैसा दिया हुआ है कि वुडन देखने में लगेगा। ओवरऑल कॉपर और ब्राउन्स कलर का ऐसा मिक्सचर मिलेगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है एक्चुअली। ये ब्राउन्स एलिमेंट भी ना थोड़ा धूप में ना ऐसा थोड़ा चमक रहा है, ऐसा ग्लिटर मार रहा है। सारे विंडोज जो है ऑटो अप डाउन है, लॉक अनलॉक का बटन मिल जाएगा। क्वालिटी अच्छी है इन बटन वगैरह की। ओवरऑल क्वालिटी MG की अगर आप देखोगे तो काफ़ी बेटर है अगर सेगमेंट में कुछ और गाड़ियों से कंपेयर करोगे तो। सॉफ्ट मटेरियल्स भी हैं, हार्ड मटेरियल्स भी हैं, और ये हार्ड मटेरियल्स ऐसा चीप फील नहीं होते, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हार्ड मटेरियल्स। यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग की हाउसिंग मिल जाएगी, पता नहीं अभी दिख रही होगी नहीं दिख रही होगी। कप होल्डर नहीं मिलेगा आपको, बट डोर पैड में फिर भी स्पेस मिल जाएगी, सामान वगैरह रखने की रखना हो तो। यहाँ पे स्पीकर की एक और हाउसिंग मिल जाएगी, तो 2 स्पीकर की हाउसिंग मिल जाएगी। ये वाला एलिमेंट काफ़ी अच्छा, एक डिस्क जैसा लगता है, थोड़ा बाहर को उठा हुआ एलिवेटेड सा। और आई थिंक इसके पीछे भी ना एम्बिएंट लाइटिंग या कुछ है जो कि अभी दिख नहीं रही है, अंदर चल के देखते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। ड्राइवर साइड पे आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट्स मिल जाएंगी, एडजस्टमेंट पूरी। पैसेंजर साइड पे आपको मैनुअल मिलेगी, दोनों सीट्स में आपको वेंटिलेशन भी मिलेगा। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, और अंदर बैठते ही गाड़ी हो गई स्टार्ट। अगर मैंने ब्रेक दबाई तो थोड़ा ऐसा आवाज़ वगैरह भी आएगी, एनिमेशन वगैरह आती है। MG कभी कभी वेलकम करता है आपको, कभी कभी डिले हो जाता है वो वेलकम वाला जो आंटी आवाज़ देती है। अभी मैं सीट को ना ऑल द वे पीछे कर लेता हूँ। हाँ, तो अब आप देखोगे ना गाड़ी में आपको काफ़ी बड़ा डैशबोर्ड मिलता है भाई। मतलब अगर आप नए नए ये गाड़ी चला रहे हो ना तो आपको थोड़ा अंदाज़ा नहीं लग पाएगा कि आगे कितना जगह है, क्योंकि आपको इतना बड़ा डैशबोर्ड भी मिल रहा है। उसके ऊपर आपको इतना आगे बोनट का भी छोटा सा एरिया है, तो थोड़ा अंदाज़ा लगाने में शुरू में आपको इशू होगा। काफ़ी स्पेशियस लगता है ये इंटीरियर, मतलब कैबिन भी खुला है। इवन आप स्टीयरिंग व्हील से डोर पैड का भी स्पेस देखोगे ना, काफ़ी स्पेस है। तो कभी ये गाड़ी चला रहे होते हैं ना तो ऐसा आपको लगता है कि दूर दूर है काफ़ी चीज़ें, यहाँ हाथ वगैरह ऐसा रख के चलाओ। ये देखो अब वेलकम किया आंटी ने, स्किप दिस टाइम, आई होप गाने वाने ना चले। हाँ, तो यहाँ पे हाथ रखते हो ना तो थोड़ा यहाँ से डिस्टेंस दूर फील होता है स्टीयरिंग व्हील से, जैसे आप हाईवे वगैरह पे जा रहे हो, क्रूज़ कर रहे हो, बस थोड़ा रिलैक्सिंग मोड में। यहाँ देखोगे आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलेगा पूरा। उसके पीछे यहाँ पे ऑल दो हार्ड मटेरियल है। ट्विटर की हाउसिंग मिल जाएगी। ए पिलर पे आपको एक ग्लास मिल जाएगा जिससे ब्लाइंड स्पॉट्स वगैरह है वो आपको, मतलब बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएट ना हो उसके लिए आपको ये प्रॉपर यहाँ पे ग्लास मिल जाएगा। कप होल्डर मिलेगा जिसमें आप आराम से, मतलब कुछ लोग होते हैं कारोबार वारोबार टाइप्स करने वाले, आराम से यहाँ सामान वामान रखो खाने पीने का, वहाँ पे अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह रखो, चिप्स वगैरह खाओ आराम से गाड़ी में बैठ के। अगेन आपको वो वुडन फिनिश जो था ना डोर पैड पे वो यहाँ भी मिल जाएगा, बट ये भी अगेन वही प्लास्टिक ही है, बट अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, कुछ ऐसा सच बुरा नहीं लग रहा। AC वेंट की हाउसिंग मिल जाएगी। अगेन मतलब आपको ना इस गाड़ी में इंटीरियर में काफ़ी फ्लो चीज़ों के दिख जाएंगे, बस कंटिन्यूटी दिख जाएगी एक तरह से, जैसे AC वेंट की हाउसिंग है। अब AC वेंट तो सिर्फ इसी एरिया में है, बट यहाँ पे अगर देखोगे तो ये एक्सटेंड होकर थोड़ा कॉर्नर तक जा रहा है कि ऐसा अनफिनिश्ड ना लगे चीज़। और यहाँ भी ना सडन कट नहीं दिया, अगर मैं स्टीयरिंग व्हील के पीछे दिखाऊँ हो दिख रहा हो तो यहाँ भी ना सडन कट नहीं दिया हुआ, ये भी अंदर तक मुड़ रहा है, विच इज़ प्रिटी गुड थिंग, मतलब इन टर्म्स ऑफ अटेंशन टू डिटेल। अगेन वो चीज़ यहाँ कंटिन्यू होकर आती है स्मूथली, बीच में आती है, देन उस कॉर्नर तक जाती है। तो बीच में आपको 2 AC वेंट्स यहाँ मिल गए, वहाँ एक कॉर्नर पे मिल गया, यहाँ एक कॉर्नर पे मिल गया, विच इज़ टिपिकली अ कन्वेंशनल डिज़ाइन AC वेंट का या डैशबोर्ड लेआउट का। तो वो कंटिन्यूटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एलिमेंट्स अंदर ऐसा सर्कुलर एलिमेंट्स हैं, गाड़ी भी देखोगे थोड़ी ऐसा आपको कर्वी टाइप मिल जाएगी, सॉफ्ट सरफेस मिल जाएंगी। यहाँ पे भी ये सर्कुलर एलिमेंट है, ये सर्कुलर एलिमेंट, ये सर्कुलर एलिमेंट, यहाँ सर्कुलर एलिमेंट, ये भी आपको अंदर थोड़ा सा इंटीग्रेट हो रहा है। स्टीयरिंग व्हील पे भी आपको सर्कुलर एलिमेंट्स दिख जाएंगे, बीच में हॉर्न वाला पोजीशन भी आपको गोलू गोलू दिख जाएगा। अब आते हैं इसके इंफोटेनमेंट पे। भाई इस गाड़ी में ना सिर्फ AC कंट्रोल और हैज़र्ड लाइट के अलावा कोई फिजिकल बटन नहीं है। आपको इवन हेडलैम्प कंट्रोल करना है आपको इंफोटेनमेंट से जाके करना पड़ेगा। आपको ORVMs कंट्रोल करने हैं, आपको फर्स्ट कमांड या तो इंफोटेनमेंट से देनी पड़ेगी। यहाँ पे टैप करके आप ऐसा ही आपको बताएगा कैसे कंट्रोल कर सकते हो। बेसिकली मैं लेफ़्ट वाले स्टीयरिंग व्हील बटन को सेंटर से दबाऊंगा एक बार, तो ये आ जाएगा करंट स्टीयरिंग व्हील इज एंड लेफ्ट रियर व्यू मिरर कंट्रोल। अब मुझे इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ से ऑपरेट करना पड़ेगा, तो वो मूव होगा स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल से ही। अब मैं इसको फिर से टैप करूँगा तो ये एयर कंडीशनर कंट्रोल पे आ गया। तो अब मैं ऊपर नीचे करूँगा तो आपका ये टेम्परेचर अप डाउन करेगा, लेफ्ट राइट करूँगा तो यहाँ फ़ैन कंट्रोल होगा। अब मैं इसको फिर से सेंटर में टैप करूँगा तो राइट रियर व्यू मिरर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये चीज़ अगर आपके घर में मल्टीपल ड्राइवर हैं कि गाड़ी के, कि आपको रोज़ रोज़ फिर वो सेटिंग चेंज करनी है, वो भी कोई यहाँ बटन वगैरह नहीं दिया या कुछ यहाँ नहीं दिया सीधा, या इंफोटेनमेंट से करो या मल्टीपल कमांड्स देके करो। अगर एक ही बंदा गाड़ी चलाने वाला है तो ठीक है कि एक ही बार सेटिंग डाली और उसके बाद ज़्यादा चेंज करने की नीड नहीं पड़ी।
उसके अलावा हेडलैम्प में नए लोगों को इशू हो सकता है। आप कभी गाड़ी वाड़ी कहीं चला रहे हो और यहाँ पे आपने स्विचेस ऐसा कर दिए ऑन ऑफ या रोटेट कर दिए, बट वाइपर ऑन हो गया या कुछ और ऑन हो गया, उसके लिए आपको यहाँ जाना पड़ेगा। हेडलैम्प को ऑटो पे सेट करना है, ऑटो पे सेट करके रखो, बेटर है। आपको बार बार ये सब चीज़ें छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेंगी। रियर फॉग लाइट की सेटिंग मिल जाएगी यहाँ पे आपको। बाकी इंफोटेनमेंट इज़ वेरी बिग, बहुत बड़ा साइज़ है इसका। आपको सारे कंट्रोल इसमें मिल जाएंगे। 360 कैमरा मिल जाएगा। ऑल्दो कैमरा की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, मे बी बिकॉज स्क्रीन बहुत बढ़िया, तो उस हिसाब से इसका रेजोल्यूशन जो है ना ऐसा कॉन्फ़िगर प्रॉपरली नहीं हो पाया, या रेजोल्यूशन लो है, स्क्रीन बढ़िया, तो वो कैमरा थोड़ा आपको लगता है कि इतनी बेस्ट क्वालिटी का नहीं है। और एक और चीज़ मुझे इंफोटेनमेंट की थोड़ी अजीब लगी, जब आप ऐप लॉन्चर पे जाते हो ना, कहाँ गया इसका ऐप लॉन्चर, यहाँ पे है, तो एक तो खुलने में देखो टाइम लग रहा है, ऊपर से ये आइकन्स आपको वही पुराने MI वगैरह वाले जो शुरू में फ़ोन आते थे ना, उनके आइकन्स की याद दिलाएंगे कि फ़ॉन्ट भी ठीक ठाक यूज़ हुआ है, आइकन्स भी ऐसा मल्टीपल ग्रेडियंट वाले यूज़ कर दिए हैं, और आइकन्स की भी क्वालिटी ना ऐसा थोड़ा कुछ आइकन्स ऐसा मुझे ब्लर्ड दिख रहे हैं, बट ओवरऑल ठीक है। स्क्रीन मैं बोलूँगा सबसे अच्छी नहीं है सेगमेंट में, ऑल तो इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बट लैग करती है स्क्रीन काफ़ी जगहों पे। और हाँ, ये जो होम वाली पोजीशन है ना इसकी, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मुझे ये कुछ भी विजिबल नहीं है। ये इशू कॉमेट में भी था, यहाँ के इवन आप कारप्ले वगैरह भी चला रहे हो, यहाँ पे जो भी आपके UI कंट्रोल्स होंगे वो सारे छुप जाएंगे, तो वो भी एक और इशू है। और आपको AC कंट्रोल तो यहाँ मिलता है फिजिकल बटन, बट सीट वेंटिलेशन ऑन करना है तो अगेन आपको AC में जाना पड़ेगा पैनल में, जो खुलेगा, टाइम लेगा अपना और लेगा। अब खुल गया तो आप यहाँ पे वेंटिलेशन का ऑप्शन देख सकते हो। अब अच्छी बात क्या है, इसमें बाकी गाड़ियों पर अगर नोटिस करोगे ना, तो आपको वेंटिलेशन के लिए जब आप टैप करते हो तो आपको सीधा 3rd लेवल पे वो ऑन करता है, या आपको 1st लेवल पे ऑन करके देता है। मे बी बिकॉज कि थोड़ा बैटरी वगैरह के बचाने के कंसर्न से भी हो सकता है कि आपको ये सीधा 3rd लेवल पे ऑन नहीं करता, 1st लेवल पे ऑन करता है, कि बाकी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो। ओवरऑल इंटरेक्शन बाकी MG की गाड़ियों के सिमिलर मिलेगा, ऑल्दो स्क्रीन साइज़ बड़ा है, थोड़े फीचर्स ऊपर नीचे आ गए हैं इसमें। उसके अलावा मतलब फ़ीचर्स तो बहुत कुछ मिलेंगे। अभी अगर मैं इसको ही कवर करने में लग जाऊंगा तो उसके लिए आधा घंटा और निकल जाएगा, तो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेडली अलग वीडियो बना दूंगा इसके इंफोटेनमेंट और क्लस्टर के लिए। क्लस्टर की भी फटाफट बात कर लेते हैं। अब एक और समस्या, लिमिटेड बटन्स हैं। अब मुझे क्लस्टर कंट्रोल करना है तो पहले मुझे ये बटन टैप करना पड़ेगा, सेंटर वाला, फिर मैं क्लस्टर की सेटिंग्स को चेंज कर सकता हूँ कि मुझे TPMS देखना है, या मुझे अपना देखना है गाड़ी कितनी पावर वगैरह करंट जनरेट कर रही है, बैटरी के जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं, या फिर मुझे अपना ट्रिप मीटर, ओडोमीटर देखना है, तो मैं फिर इसको ऊपर नीचे करके टॉगल कर सकता हूँ। और अगर मैंने इसको फिर से दबा दिया तो ये वापस मेरा म्यूज़िक कंट्रोल पे चला गया। आगे पीछे करूँगा, ऊपर नीचे करूँगा तो वॉल्यूम वगैरह चेंज होगी। तो ये थोड़ा झंझट है, काफ़ी लिमिटेड नंबर्स हैं। स्टीयरिंग व्हील इज़ ऑफ गुड क्वालिटी। मैं गाड़ी लॉक कर लेता हूँ, भाई लोग भी जाते जाते हैं ना। हाँ, तो स्टीयरिंग व्हील काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच फिनिश मिल जाएगी, थोड़ी स्टिचिंग वगैरह दिख जाएगी। और स्टीयरिंग व्हील में आपको मैनुअली ही एडजस्टमेंट के लिए रीच एंड रेक मिल जाता है। उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल्स अगेन वही सेम ब्रॉन्ज फिनिश के आपको मिलेंगे। अच्छे कंट्रोल्स का मतलब क्वालिटी है। यहाँ पे थोड़ा हार्ड मटेरियल आ जाता है, सिर्फ बार बार ही आपको सॉफ्ट टच मटेरियल मिलेगा। राइट साइड पे आपको इंडिकेटर कंट्रोल मिल जाएंगे, उसके अलावा आपको वाइपर कंट्रोल्स मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड पे आओगे तो ये है इसका गियर शिफ्ट लीवर। तो बेसिकली आप ऊपर करोगे तो R पे हो गया। मैं अगर ये साइड में बटन है ना, इसको टैप करूँगा तो पार्किंग में चला जाएगा। अगर मैं इसको नीचे करूँगा तो D पे आ जाएगा, D से हल्का ऊपर करूँगा तो न्यूट्रल पे आ जाएगा, और मैं इसको 2 बार नीचे करूँगा तो क्रूज़ कंट्रोल आई थिंक ऑन हो जाता है। एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल है यहाँ पे, इस गाड़ी में मिलता है, लेवल 2 ADAS है तो वो ऑन हो जाएगा। वापस दबा दूंगा तो P पे आ जाएगा। तो प्रिटी सिंपल, थोड़ा टाइम लगेगा अगेन आपको इसमें अडेप्ट करने में। इस गाड़ी में बहुत चीज़ें ऐसी जो आपको अडेप्ट करने में ना टाइम लग सकती हैं, तो विद टाइम में चीज़ें आएंगी, समझ आएगी। बट ओवरऑल एक अच्छी बात इस कैबिन की, गाड़ी में बहुत स्पेस मिलता है आपको, बहुत स्पेस की भी बात करते हैं। एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको ना गाड़ी में इस साइड पे पार्किंग ब्रेक्स मिल जाती है। ई ब्रेक्स है, तो अगर आप इसको अंदर करोगे तो पार्किंग ब्रेक हट जाएगी, जो कि अभी हटी नहीं है। हट जा, अच्छा गाड़ी पार्क में है ना। अगर मैं गाड़ी को D में करता हूँ, फिर मैं ई ब्रेक को अंदर करता हूँ, ई ब्रेक हट गई, तो मैं ब्रेक से पैर हटाऊंगा तो गाड़ी मेरी थोड़ी थोड़ी मूव होनी शुरू हो जाएगी। अगर मैंने वापस इसको पुल किया तो गाड़ी ई ब्रेक एक्टिवेट हो गई, तो मैं गाड़ी को वापस छोड़ूंगा अभी तो गाड़ी मूव नहीं होगी, बट अगर मैं पार्क में कर दूँ तो गाड़ी पार्क भी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ई ब्रेक मिली है। अब ऑल्दो गाड़ी में क्या है कि अगर आप गाड़ी के बाहर निकलोगे, गाड़ी लॉक करोगे तो गाड़ी ऑफ हो जाएगी, बट आपको मैनुअली भी ऑफ करनी है, तो नीचे यहाँ पे बटन दिया हुआ है। तो ये थोड़ा ना आपको दिखेगा, यहाँ थोड़ी हल्का प्लास्टिक यूज़ किया, थोड़ा कॉस्ट कटिंग आपको फील होगी, बहुत हल्का मटेरियल है। इवन आपको यहाँ पे भी स्टीयरिंग कॉलम के नीचे से थोड़ा अंदर का दिखता है, बट दैट इज़ फाइन। नीचे वाला मटेरियल है, इतना इंटरेक्शन होता नहीं इन सब चीज़ों से।
उसके अलावा ऊपर की बात करूँ, सनवाइज़र आपको ग्लास मिल जाता है, मिरर मिल जाता है बेसिकली यहाँ पे, और लाइट भी मिल जाती है। तो ओपन होगा मिरर या क्लोज होगा, उस हिसाब से लाइट ऑन ऑफ हो जाएगी। इसको मैं एक्सटेंड करूँ तो यहाँ तक आता है, साइड में और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होता है। सिमिलरली आपको पैसेंजर साइड पे भी एक वैनिटी मिरर मिल जाता है, ये कुछ ऑपरेशन ही है इसका। और यहाँ पे अगेन वही लाइट मिल जाती है, ये भी साइड तक खुलता है बट एक्सटेंड नहीं होता है। यहाँ पे आपको अंदर सिंगल LED हेडलैम्प कह रहा हूँ, आपको कैबिन लैम्प मिल जाता है। और ये आप सेटिंग चेंज कर सकते हैं, डोर ओपन करने पे होगा, ओपन नहीं होगा। ये बटन एक डमी बटन है, बट इस बटन का यूज़ पता है कहाँ हो सकता था, बताता हूँ आपको। अब बेसिकली इस गाड़ी में आता है ये बड़ा सा रूफ ग्लास, पैनोरामिक रूफ, सनरूफ नहीं है क्योंकि ओपन नहीं होती। अब मुझे इसको ओपन करना है तो मेरे पास यहाँ कोई बटन नहीं है, यहाँ कोई बटन नहीं है, बट मुझे जाना पड़ेगा पहले ऐप्स में, व्हीकल सेटिंग में, वो देख खुलने में थोड़ा टाइम लेता है। फिर व्हीकल सेटिंग में मुझे ढूंढना पड़ेगा भाई कि मेरी गाड़ी के बाकी कंट्रोल्स कहाँ होते हैं। ये है सनशेड, ये रहा। अब सनशेड को मैं फुल्ली ओपन या फुल्ली क्लोज कर सकता हूँ एक ही साथ, या फिर मैं यहाँ पे मैनुअली एडजस्ट कर सकता हूँ मुझे कितने % ये ओपन चाहिए। ओ ये तो टेल गेट कर दिया मैंने, हाय राम। हाँ तो फुल्ली क्लोज है, तो यहाँ से मैं एडजस्ट कर सकता हूँ कि मुझे ये सनशेड कितना ओपन चाहिए। अभी मैंने इसको 25% पे सेट किया तो 25% खुला है। अगर मैं इसको और ज़्यादा पे सेट कर दूँ 45 पे, तो ये उतना खुलने लग जाएगा। तो बेसिकली कोई बटन नहीं मिलेगा मुझे इसको कंट्रोल करने के लिए, मुझे स्क्रीन से ही इसको कंट्रोल करना पड़ेगा भाई साहब। विच इज़ अगेन अ टास्क कि आप गाड़ी चला रहे हो, आप पहले स्क्रीन में जाओगे, आपको ओपन क्लोज करना है। सनसेट भी तो आप बार बार स्क्रीन में जाओगे, ये सब चीज़ें सेट करोगे। इवन आपको चलो टेल गेट की पोजीशन है, आपको कितनी खोलनी कितनी बंद करनी है, विच इज़ अ गुड थिंग कि आप कितना टेल गेट ओपन करना चाहते हो, ज़्यादा नहीं करना। तो सारे कंट्रोल आपको यहीं मिलेंगे, गाड़ी के एम्बिएंट लाइट वगैरह, इवन हेडलैम्प का, फॉलो मी होम लैम्प्स, ये वो सारी चीज़ें आपको यहीं मिलेंगी। गाड़ी की एक एक चीज़, ड्राइविंग डिस्टेंस वगैरह भी आपको देखना है। हाँ इसमें लेवल 2 ऐसा तो लेन डिपार्चर असिस्ट वगैरह, फ्रंट कोलिजन असिस्ट, ये सब चीज़ें भी आती हैं, ये सब भी ऑन हुआ है, तो देख लेंगे ये सब भी। और एक और चीज़ जो इस गाड़ी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है वो है आपका, आई थिंक इसके बैटरी के स्टैट्स दिखते हैं कहीं पर। ईवी में जाऊँगा तो ईवी में जाके आपको थोड़ा CO2 वगैरह का, हाँ कितनी बैटरी अभी बची है, कितना किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी, डिस्चार्जिंग वगैरह का जो कनेक्टर है, प्लीज़ प्लग इन डिस्चार्ज कनेक्टर, ओके। CO2 सेव्ड वगैरह आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कितना हमने CO2 बचाया इस महीने, या पर्टिकुलर आप फिल्टर लगा सकते हो ईयर के हिसाब से, ओवरऑल कितना CO2 आपने बचाया। तो अब बात करते हैं गाड़ी के स्पेस के बारे में। यार मुझे लग रहा है मुझे चलो अभी ओपन रहने दो, थोड़ा कैबिन एयर ही लगता है इस ग्लास की वजह से भी। सेंटर कंसोल पे आऊँगा, यहाँ पे आपको 3 बड़े कप होल्डर्स मिल जाते हैं, क्योंकि गियर शिफ्टर तो यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा एरिया मिल जाता है। अगेन वो वुडन वाला फिनिश है, ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। मुझे लगा थोड़ा लेविटेट होता है ना, थोड़ा ज़्यादा हिलेगा, बट हिल विल इतना नहीं रहा, बट ठीक है। और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक फ़ोन का कवर है, यहाँ पे आपको एक चार्जिंग पैड मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग पैड है। तो इसमें एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो आता है, वो भी वायरलेस चार्ज होता है। यहाँ पे एक और जगह मिल जाती है आपको फ़ोन वगैरह रखने की, थोड़ा नीचे की तरफ ही स्लोप्ड है, तो आपकी मतलब आपका फ़ोन वगैरह ना ज़्यादा स्लाइड नहीं होगा, रहेगा तो नीचे यहाँ टिक जाएगा। उसके अलावा नीचे आपको एक काफ़ी बड़ा स्पेस मिलता है, यहाँ पे आप बॉटल रख सकते हो या छोटा बैग वगैरह भी रख सकते हो। और ये जो स्पेस है ये स्लाइडेबल है बेसिकली, ये हिडन स्पेस, और ये काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है यार इसका। यहाँ पे भी इवन कुछ सामान रख सकते हो जो कि खिसकेगा नहीं, क्योंकि थोड़ा आपको यहाँ ग्रिप दे देगा ये बना के। काफ़ी अच्छा मटेरियल है ये वाला, नाइस, आई लाइक इट। यहाँ पे आपको C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, A टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, जिससे आप अगेन वायर से भी कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा, आई थॉट नहीं है, सॉफ्ट टच मटेरियल नहीं है, थोड़ा इसका फिनिश वैसा दिया हुआ है पूरा। यहाँ पे तो नीचे आपको हार्ड प्लास्टिक से मिलेंगे। ग्लव बॉक्स की बात करें, ग्लव बॉक्स का स्पेस भी डिसेंट है। आप थोड़ा डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखोगे, छोटा मोटा सामान रखोगे तो फिल हो जाएगा, ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा। आर्मरेस्ट मिलता है आपको यहाँ पे बड़ा सा, अगेन वही वो ओवल शेप वाली ना, वो डिज़ाइन कंसिस्टेंसी वाली बात जो है वो आ जाती है पूरी, और सारे ऐसा सर्कुलर एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो यहाँ पे आपको अगेन बड़ा स्पेस मिल जाएगा, जिसमें आप सामान रख सकते हो। इवन 12 वॉट का चार्जिंग सॉकेट में मिल जाएगा, अगर आपको कुछ चीज़ें छोटी मोटी चार्ज वार्ज करनी है वो भी कर सकते हो। अंदर की क्वालिटी, ओवरऑल क्वालिटी इज़ गुड। हाँ यहाँ पे भी देखो कि ये वो थोड़ी क्रोम फिनिश, क्रोम नहीं, थोड़ी सा कॉपर फिनिश दिया हुआ है आपको, जो आगे तक रन होकर दूसरी साइड तक जा रहा होगा डेफिनेटली। हाँ अगर आप इसकी भी हाउसिंग देखें ना इंफोटेनमेंट की, तो एक बार देखते हैं कैसे लेविटेटेड है ये, तो ठीक है। मतलब हाँ यहाँ से ऐसा जोड़ा हुआ है, जो बेस वेरिएंट होंगे उसमें ढांचा खाली होगा ऑब्वियसली। पीछे भी सॉफ्ट टच है, ये नहीं कि यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट दे दो तो पीछे इन्होंने हार्ड टच दे दिया होगा। IRVM की बात करूँ, IRVM इलेक्ट्रिक है, बट कोई यहाँ पे आपको डैश कैम वगैरह के लिए सॉकेट वगैरह नहीं मिलता, या वो नहीं मिलता कि डैश कैम कनेक्ट कर लो, C टाइप पोर्ट दे दिया है वो दे दिया। तो
ऑटो डिमिंग IRVM है, रात को हेल्प करेगा काफ़ी। यहाँ पे अगेन आपको कैमरा सेंसर्स वगैरह मिल जाएंगे ADAS के लिए और रेन सेंसिंग वाइपर्स वगैरह के लिए, वो भी इसमें आते हैं। उसके अलावा फ्रंट में और कुछ नहीं है गाड़ी में। लेफ्ट साइड पे आपको पैसेंजर के लिए एक हैंडल मिल जाएगा, ग्रैब हैंडल, बट ड्राइवर के लिए नहीं मिलता। कुछ कुछ गाड़ी में ड्राइवर के लिए भी मिलता है। सीट बेल्ट्स की हाइट एडजस्टेबल नहीं है, विच इज़ अगेन फाइन, मतलब मुझे तो इसकी हाइट ठीक लगी और मेरी हाइट 5'10" है, तो ऑलमोस्ट जो लोग होंगे उनको कंफर्टेबल ही लगेगा, कोई ऐसे गर्दन वर्दन पे अड़ती नहीं है। सीट बेल्ट्स काफ़ी अच्छी सीट्स हैं यार, ये तो इसका USP है, इसकी भी बात कर लेते हैं। काफ़ी प्रीमियम सीट्स लगती हैं, वो जो एरो लॉन्च वाली फील जो मार्केटिंग करता है ना MG, वो आपको इसमें फील होगा। और प्रो वेरिएंट में आपको, अरे MG आपको नहीं बुलाया मैंने, एक तो हेलो MG बोलो ना, ये सुन लेती है वॉइस कमांड्स के लिए। हाँ, तो जो प्रो वेरिएंट है उसमें आपको आइवरी कलर की सीट्स मिल जाती है, नॉर्मल वेरिएंट में ब्लैक कलर की सीट्स मिलती है। ये सीट्स मेंटेन करनी आई फील थोड़ी डिफिकल्ट होंगी, क्योंकि ऑब्वियसली लाइट कलर है, गंदा वगैरह काफ़ी जल्दी होगा। बट यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएगा और काफ़ी अच्छा मतलब इंटीग्रेशन है डिज़ाइन। अगर सीट्स का देखोगे ना, ऐसा नहीं कि बस हेडरेस्ट ऊपर निकाल दिया सीट के अलग लगता है, काफ़ी इंटीग्रेटेड लगेगा। अगर मैं इसको नीचे करूँ तो अभी मैं एक हाथ से कर नहीं सकता हूँ नीचे, हाँ अरे हो गया, तो मतलब पूरा अभी भी नहीं हुआ, हाँ बट काफ़ी देखो ना इंटीग्रेटेड सा लगता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये चीज़ भी। उसके अलावा यहाँ पे आपको थोड़ा वेंटिलेशन के लिए ही होल्स दिए हुए हैं कि आप सीट वेंटिलेशन ऑन करोगे तो हवा वगैरह आ जाए। ये वाली सीट मैनुअली एडजस्टमेंट वाली है, मैनुअली एडजस्ट होगी, इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट नहीं है, बट ठीक है कि पैसेंजर को इतना प्रिसाइजली कभी कभी नीड होती भी नहीं है। बट काफ़ी अच्छी कुशनिंग है सीट्स की। आई वोंट से कि सीट्स आपको प्रॉपरली इतना ज़्यादा होल्ड करके रखती हैं, इस सेगमेंट में और गाड़ियाँ हैं जो बेटर होल्ड करती हैं आपको, बट ये काफ़ी कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं सीट्स। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे और देखते हैं पीछे हमें क्या क्या मिलेगा। अब मैं गाड़ी के रेयर की बात करूं तो रेयर डोर में अगेन आपको सेम एलिमेंट मिलेंगे सब चीज़ों के। यहाँ पे स्पीकर की हाउसिंग मिल जाएगी, वही सेम आपको विंडो कंट्रोल्स मिल जाएंगे। पीछे भी आपको थोड़ा सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है, यहाँ पे थोड़ा हार्ड मटेरियल मिलेगा। ओवरऑल बाकी फिनिश सेम ही है। ओपनिंग भी डोर की काफ़ी अच्छी है, थोड़ी सी ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी की, तो बूढ़े लोगों को इशू हो सकता है चढ़ने में, बट जब एक बार आप गाड़ी के अंदर बैठ जाओ आपको बड़ा ग्लास मिलता है, विंडोज़ बड़ी अच्छी मिलती है, आपको बेल्ट लाइन लो मिलती है, लो एज इन की इतनी हाइट पे मिलती है कि आपको बाहर देखने में कुछ इशू फील नहीं होगा। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिलता है, पीछे आपको यहाँ पे क्वार्टर ग्लास मिलता है और सीट्स का कलर भी पूरा आइवरी है, तो आपको एरीनेस और बढ़ जाती है गाड़ी में। आगे वाली सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया, विच इज़ 5'10", तो उस हिसाब से आप यहाँ पे नी रूम देख लो एक बार। नीचे फुट एरिया मुझे ठीक ठाक मिल जाता है, हेडरूम भी मुझे ठीक मिलता है, ऑल दो थोड़ा ग्लास वगैरह उस वजह से थोड़ी रूफ लाइन लो हो जाती है, बट उस हिसाब से हेडरूम मुझे अच्छा मिल रहा है। और इस गाड़ी की एक और USP, यहाँ पे मुझे एक ना साइड पे लीवर दिया हुआ है, अगर आप इस साइड भी देखोगे तो यहाँ पे एक लीवर दिया हुआ है। अगर मैं उसको पुल करता हूँ तो सीट का एंगल मैं चेंज कर सकता हूँ एक लेवल पे, देन सेकंड लेवल पे मैंने एंगल चेंज किया। उसके अलावा मैक्सिमम एंगल मैं सीट का इतना करके लंबी जर्नी पे आराम से सो सकता हूँ। काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स है, काफ़ी अच्छा एरिया है यार। पीछे भी अगर आप सेंटर में यहाँ देखोगे ना तो फ्लोर में भी आपको कोई हम्प वगैरह नहीं दिखेगा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है तो नीचे बैटरी बैग आ जाता है, तो इसे काफ़ी मतलब पूरा ही फ्लैट फ्लोर मिलेगा। यहाँ पे आपको AC वेंट मिलेगा, ऑल्दो एडजस्टमेंट सिर्फ सिंगल एडजस्टमेंट है कि मतलब ये नहीं कि आपने लेफ्ट वाले पैसेंजर के लिए अपनी तरफ हवा कर ली और राइट वाले के लिए अपनी तरफ कर लिया। वो वुडन ट्रीटमेंट आगे का पीछे भी आता है, यहाँ भी आपको एक कॉपर फिनिश मिलता है। नीचे आपको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा सामान वगैरह रखने का, और उसके नीचे जाओगे तो आपको एक C टाइप चार्जिंग पोर्ट भी यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं सीट पॉकेट्स की बात करूँ, सीट पॉकेट्स में भी ठीक ठाक स्पेस है, आप सामान वगैरह यहाँ रख सकते हो। उसके अलावा कैबिन काफ़ी एयरी फील होता है, कैबिन ओवरऑल बहुत खुला खुला फील होता है। हाँ, ये वाइट सीट्स हैं, आइवरी कलर है टू बी प्रिसाइज, तो थोड़ा मेंटेन करने में इशू होगा। पीछे आपको यहाँ भी ना ऐसा होल्स दिए हुए हैं, बट ये वाली पीछे वाली सीट्स जो है वो वेंटिलेटेड नहीं है। बीच में आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है, यहाँ 2 कप होल्डर मिल जाते हैं आर्मरेस्ट के अंदर, और लाइट का भी मैं बता ही चुका हूँ, यहाँ पे आपको LED लाइट्स मिलती हैं दोनों पैसेंजर्स के लिए पीछे। उसके अलावा काफ़ी सही है, मतलब ओवरऑल मुझे सही लग रहा है। अगर मैं सीट बेल्ट भी लगा लूँ सीट ऊपर करके, मतलब आउच थोड़ा ठीक ठाक रिक्लाइन करके भी, और अगर मैं इसको, ये तो मिडिल पैसेंजर की है, वाह, इसमें डेडिकेटेडली लिखा भी है भाई M, यहाँ लगा ली तो हाइट भी ठीक है, तो मेरे ऐसा गर्दन वगैरह पे यहाँ चुभ नहीं रही है मुझे सीट बेल्ट। अगर आप देखोगे तो नाइस, प्रिटी कंफर्टेबल। थोड़ा मुझे लग रहा है यहाँ पे ना एरिया अगर लाओगे यहाँ पे पास में कैमरा, तो यहाँ पे ही थोड़ा एरिया बढ़ सकता था थोड़ा हाथ वगैरह रखने के लिए। अभी मेरा हाथ तो जा रहा है, बट ये वाला जो अपना कैविटी का जो क्लोजिंग है ना, ये मुझे थोड़ा हिंडर कर रहा है मेरे हाथ को। तो अगर यहाँ पे मैं हाथ रखने के लिए थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, क्योंकि कैबिन ऑलरेडी वाइड है, डोर पैडिंग पीछे के लिए एटलीस्ट थोड़ी वाइड कर देते, तो यहाँ भी मेरे पास एक आर्मरेस्ट हो जाता और यहाँ भी हो जाता, तो दोनों जगह मैं आराम से ऐसे हाथ रख के
मस्त चिल होके बैठ के जा सकता था, या मेरा मन करे तो मैं आराम से खराटे मार के सो के जा सकता था। तो यही था इस गाड़ी के स्पेस वगैरह के बारे में। अब चलते हैं गाड़ी की ड्राइविंग पे और देखते हैं ड्राइविंग में क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या आपको मिलेगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्यूइंग एंगल से बात करते हैं। डैशबोर्ड आपको काफ़ी बड़ा मिल जाएगा, ऑल्दो आगे का विंड स्क्रीन भी काफ़ी बड़ा है, तो ऐसा सच कुछ विजिबिलिटी में इशू नहीं आता। बट आप जब नए नए ड्राइवर होगे, स्पेशली इस गाड़ी के लिए, जब आप ये गाड़ी लोगे पहली बार या चलाओगे ना, तो आपको थोड़ा वियर्ड फील होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा डैशबोर्ड है और आपको आगे जो थोड़ा सा बोनट का पोर्शन है वो भी नहीं दिखता, तो थोड़ा अंदाज़ा लगाने में ना शुरू में इशू हो सकता है। बट ओवरऑल काफ़ी एरी फील हो रहा है इवन फॉर द ड्राइवर। ए पिलर थिक है, बट आपको एक क्वार्टर ग्लास दिया हुआ है ए पिलर के लिए भी, कि थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट्स वगैरह जो क्रिएट ना हो। उसके अलावा ORVMs का भी साइज़ अच्छा है, वाइड ORVMs है, हाइट भी ORVMs की अच्छी है, कोई एज सच ORVM भी ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं करता। दूसरी साइड पे भी मुझे प्रॉपरली कुछ ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट नहीं होता, थैंक्स टू दैट जो क्वार्टर ग्लास आगे का वाला जो छोटा ग्लास दिया हुआ है। IRVM की बात करूँ, पीछे का भी मुझे व्यू पूरा दिख रहा है, अगर पूरी सीट्स रिक्लाइंड है तो। अभी सीट्स 135 डिग्री पे रिक्लाइंड है पूरी, तो काफ़ी क्लियर व्यू है, ऑल्दो एक हेडरेस्ट थोड़ा ऊपर है, बट ऐसा कुछ इशू नहीं है। IRVM थोड़ा मुझे लगता है इसके बेजल्स बड़े हैं, थोड़ा यहाँ से बड़ा लगता है कि कभी कभी ये थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट कर देता है। एंड इवन जो ADAS वगैरह की हाउसिंग है, कैमरा की हाउसिंग है ना, यहाँ पे थोड़ा छोटा हो जाता तो बेटर रहता, क्योंकि विंडशील्ड बड़ी होने के बाद भी स्लांट है और ये चीज़ें आ रही है, तो यहाँ पे छोटा मोटा ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो सकता है, बट इतना यहाँ पे कुछ अड़ता नहीं है, यूजुअली आपको नीचे ही देखना होता है। उसके अलावा काफ़ी चीज़ें एर्गोनॉमिकली मुझे सही लग रही हैं, ओवरऑल ठीक है, पूरा क्वालिटी वगैरह सही है, डोर हैंडल भी ईजी एर्गोनॉमिक है। बट एक और चीज़ है, ये वाला जो आप डिस्टेंस देखोगे ना, मतलब बेसिकली कैबिन वाइड है गाड़ी का, तो स्टीयरिंग व्हील और दरवाजे के बीच का डिस्टेंस ना काफ़ी बड़ा लगता है। इवन AC वेंट खत्म भी हो गया, साइड में भी काफ़ी खाली स्पेस है, उसके अलावा भी थोड़ा खाली स्पेस है। तो कभी आप ऐसा साइड में हाथ रख के गाड़ी चला रहे होगे, यूजुअली आदत होती है, तो आपको लगेगा इस गाड़ी में कि स्टीयरिंग थोड़ा दूर है या ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसका ट्रिप रीसेट कर देता हूँ, तो देख लेंगे जितनी भी हम गाड़ी चलाएंगे उतने में कितना बैटरी कंज्यूम हुआ है। तो ट्रिप रीसेट कर दिया मैंने यहाँ पे, और येस, तो इसके इंफोटेनमेंट के फॉन्ट वगैरह भी ना काफ़ी वो है। अच्छा सॉरी, ट्रिप दूसरा दिखा था, ओडोमीटर 941 था, ट्रिप 0 हो गया है। रेंज 281 दिखा रहा है, बैटरी परसेंटेज 66% है। अब करते हैं गाड़ी को शुरू। अब इसके गियर सिलेक्टर है ना यहाँ पे है स्टीयरिंग व्हील के पीछे, तो अगर मैं इसको नीचे करूँगा तो ड्राइव मोड पे जाएगा, आपको मर्सिडीज़ की याद दिलाएगा। पार्किंग मोड से हटाओ, ई ब्रेक बेसिकली हटाओ, अब गाड़ी चलनी शुरू होगी। क्रॉल मोड आता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ब्रेक से पैर हटाओ, गाड़ी अपने आप आगे चलनी शुरू हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं गाड़ी के पावर फिगर से। इसमें अराउंड 131 PS का हॉर्स पावर आता है गाड़ी का, एंड 200 Nm का टॉर्क आता है, विच इज़ आई थिंक फाइन फॉर द साइज ऑफ दिस कार। ओवरऑल अराउंड 1900 किलो के आसपास का वेट है गाड़ी का। लेंथ अगर देखोगे तो क्रेटा वगैरह जितनी आपकी लेंथ है इसमें, क्रेटा सेल्टोस जितनी, तो उस हिसाब से काफ़ी सही स्पेस आपको सही कह रहा हूँ, पावर आपको इस गाड़ी में मिल जाती है। इवन टॉर्क अच्छा मिल जाता है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इनिशियल आपको RPMs पे ही हाई टॉर्क मिल जाता है। तो मैं हल्का सा भी पंजा दबाऊंगा, देखो गाड़ी एकदम उठनी शुरू हो गई है। 44-43 की स्पीड पे थी, मतलब अभी गाड़ी आई है, मैं फिर से पंजा दबाऊंगा 40 से, एकदम उठ के गाड़ी अच्छा पुश देती है आगे। नॉर्मल मोड में चल रहा हूँ तो उस हिसाब से हम देख लेंगे कि बैटरी वगैरह कितनी कंज्यूम होती है। और अगर मैं एक्सेलरेशन छोड़ता भी एक्सेलरेशन, तो ये रीजन मोड पे चले जाते हैं, पावर देखोगे माइनस में जानी शुरू हो जाती है, विच इज़ रीजन मोड। तो अपने आप ही गाड़ी थोड़ी ब्रेकिंग करती है, थोड़ा पावर सेव करती है, तो उसकी वजह से भी जो बैटरी है वो थोड़ी बच जाती है अगर आप डाउन हिल वगैरह बाद में कभी जा रहे हो तो। और आपको इसका रीजन भी है ना, ऐसा झटके वाला फील नहीं होगा। मान लो मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ अभी, जैसा आप नॉर्मल आइस व्हीकल में इंजन वाली गाड़ियों में करते हो ना, आप एक्सेलरेट कर रहे हो, आपने पैर हटा दिया पंजे से, मतलब एक्सेलेटर से, तो गाड़ी आराम आराम से स्लो होगी, यानी कि एकदम झटके से ही स्लो होना शुरू हो गई। और रीजन ऑल तो इस गाड़ी का हाई पे मैंने सेट किया हुआ है, तो पावर डिलीवरी और टॉर्क डिलीवरी काफ़ी अच्छी है गाड़ी की। आपको ऐसा कमी फील नहीं होगी जब तक आपकी गाड़ी में 5 लोग ना बैठे और आपने AC भी चला के रखा हो, गाड़ी में थोड़ा वेट हो, तब आपको थोड़ा बहुत पावर का लगने लगेगा। हिल्स वगैरह पे की थोड़ी सी कम फील हो रही है, बट गाड़ी फिर भी खिंच जाएगी। ऑटोमेटिक गाड़ी है तो इतना फील ज़्यादा नहीं होता ऑटोमेटिक गाड़ियों में। और अगर इसकी प्रो चीज़ों की बात करूँ मैं, इसमें आता है बड़ा बैटरी पैक, विच इज़ 52.9 kWh का बैटरी पैक, जो कि अब आपको रियल टाइम रेंज दे देगा 350 से 380 के अराउंड, अगर आप ठीक ठाक टेम्परेचर में चला रहे हो। AC आपने 24-22 के बीच में सेट किया हुआ है और गाड़ी में 3 से 4 लोग हैं, तो ऑल्दो कंपनी क्लेम करती है 450 किलोमीटर्स का रेंज, बट रियल टाइम रेंज ऑब्वियसली थोड़ा कम आ ही जाता है। बट अच्छा बैटरी पैक है, और ये बैटरी पैक अब आपका 60 किलोवाट के फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। तो 20 to 80% ये अराउंड 50 मिनट्स में आपका चार्ज कर देगा, तो विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग कि रेगुलर ऑफिस गोअर्स हैं, उनको बैटरी चाहिए होती है रात को
चार्ज करके लगा दिया, या सुबह जल्दी उठ के भी थोड़ा चार्ज करके लगा दिया, गाड़ी चार्ज हो जाएगी। बट घर में आप 7.7 किलोवाट तक ही चार्ज कर सकते हो, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो रात को आपको चार्जिंग पे लगानी पड़ेगी। अगर आप पब्लिक चार्जर यूज़ कर रहे हो, फास्ट चार्जर आपको मिल गया, तो 50 मिनट 1 घंटा आप गाड़ी को चार्ज पे लगा के छोड़ दो, गाड़ी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद सेकंड प्रो चीज़ की अगर मैं बात करूं, इसमें आ जाता है ADAS लेवल 2। अब लेवल 2 में सब चीज़ें नहीं मिलती, टू बी ऑनेस्ट। MG लेवल 2 बोलता है, बट आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं है, रिवर्स कोलिजन वार्निंग भी नहीं मिलती है, बट आपको लेन चेंज असिस्ट मिल जाता है। अगर मैं लेन चेंज करने की कोशिश करूँगा तो हाँ देखो, गाड़ी ने मुझे डिटेक्ट कर दिया कि लेन के बाहर जा रहा हूँ मैं, और स्टीयरिंग इसमें थोड़ा थोड़ा अंदर लाने की कोशिश करी है। कभी कभी ही हो रहा है, ये अभी इतना ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं हो रहा। मे भी सामने से धूप आ रही है, कैमरा पे ग्लेयर आ रहा होगा, पॉसिबल वो रीज़न हो सकता है। उसके अलावा सामने डिटेक्ट कर रही है, कोलिजन वार्निंग है तो डिटेक्ट कर रही है कि सामने गाड़ी चल रही है नहीं चल रही है। अगर मैं बाइक के पीछे आ जाता हूँ तो यहाँ पे बाइक बनी आ जाएगी, विच इज़ अनदर गुड थिंग कि चलो एटलीस्ट गाड़ी कुछ डिटेक्ट तो करिए। क्या है देखते हैं इसको क्या डिटेक्ट करती है। जो रिक्शा जा रहा है, रिक्शा टाइप जा रहा है, इसको क्या डिटेक्ट करती है ये गाड़ी। इसी को भी इसने एज अ गाड़ी ही डिटेक्ट किया, 4 व्हीलर डिटेक्ट किया है, तो ठीक है। मतलब 4 टायर लगे हुए हैं वैसे उसमें, तो 4 व्हीलर डिटेक्ट किया है गाड़ी ने उसको। अब वापस आ जाते हैं अपनी लेन पे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इसके ADAS के फीचर्स की। फ्रंट कोलिजन वार्निंग भी आपको इसमें मिल जाता है, बट कोई ब्लाइंड स्पॉट मिरर या ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग नहीं मिलती है। सिर्फ कैमरा बेस्ड ADAS मिलेगा आपको। फ्रंट में रेडार की हाउसिंग दी हुई, रेडार नहीं मिलेगा, रेयर में कोई रेडार नहीं मिलेगा, फ्रंट में पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलेंगे। तो ये लेवल 2 ADAS बोलने के लिए तो है, बट पूरी तरीके से ये लेवल 2 ADAS है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। अब इस बैटरी से फ़ायदा क्या हुआ है कि उन लोगों के लिए भी एक बाइंग ऑप्शन बन चुका है जो लोग मतलब थोड़ा लंबा जर्नी प्रेफर करते हैं कि कभी कभी ऑफिस वगैरह तो जा रहे हैं, बट हाईवेज़ के लिए भी मुझे गाड़ी चाहिए जो फैमिली के साथ में घूमने जा सकूं। तो आपको एडिशनली नॉर्मल विंडसर से अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो आपको 100 किलोमीटर्स का ज़्यादा इसमें डिस्टेंस ट्रैवल करने को मिल जाएगा, क्योंकि बैटरी पैक बड़ा हो गया। पहले आई थिंक अराउंड 38-39 किलोवाट आवर्स का या 35 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक था, एक्जैक्टली मुझे याद नहीं, मैं मेंशन कर दूंगा। बट अब ये अराउंड 53 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक हो गया, तो उसकी वजह से आपको 100 किलोमीटर्स की एक तरह से ज़्यादा रेंज मिल गई है। कंपनी 450 क्लेम करती है, बट रियल टाइम थोड़ा फ़र्क पड़ता ही है टेम्परेचर वगैरह इन सब चीज़ों से। उसके अलावा अगर मैं गाड़ी के ब्रेकिंग की बात करता हूँ, आपको चारों टायर में डिस्क ब्रेक मिलती हैं, विच इज़ गुड थिंग। मतलब आपको ब्रेक में रिस्पॉन्स में ऐसा डिले फील नहीं होगा, हल्की सी स्पॉन्जी ब्रेक फील होगी कि थोड़ा ऐसा मूवमेंट आपको हल्की सी गाड़ी में फील होगी, बट ऐसा आपको वो फील नहीं होगा कि आप ब्रेक मार रहे हो या ब्रेक बहुत देर से आपकी ब्रेक लग रही है गाड़ी की, या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि यार मेरी गाड़ी रुकेगी नहीं रुकेगी। क्योंकि एक और चीज़ जो इसकी ब्रेकिंग में हेल्प करता है वो है इसका रीजन सिस्टम। अगर आपने रीजन हाई पे सेट किया हुआ है तो कुछ टाइम ऐसा आएगा कि आपको ब्रेक दबाने की नीड भी नहीं पड़ेगी, आप हल्का एक्सीलरेटर छोड़ दोगे, गाड़ी अपने आप स्लो होती जाएगी। बट आपको एकदम ब्रेक भी मारनी होगी तब भी आपको रीजन हेल्प कर देगा। रीजन गाड़ी को ऑलरेडी स्लो कर देता है, आपने ब्रेक मार दी तो गाड़ी और भी स्लो हो जाएगी। तो चारों डिस्क होने के वजह से भी ब्रेकिंग में हेल्प मिल गई है, क्योंकि गाड़ी में वेट भी ज़्यादा है, बैटरी आ जाती है, बैटरी की वजह से भी वेट आ जाता है, लोग आ जाएंगे गाड़ी में तो उस वजह से भी थोड़ा वेट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये 4 डिस्क काफ़ी अच्छे से हेल्प करती हैं ब्रेकिंग करने में, और टायर भी गुडियर के लगे हैं तो ठीक है, मतलब टायर का परफॉर्मेंस भी ठीक है। बट अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ, सस्पेंशन कंफर्ट साइड पे है, बेसिकली सॉफ्ट साइड पे सस्पेंशन है। बट ऑब्वियसली आप थोड़ा हाई स्पीड में जाओगे, पॉट होल्स वगैरह आएंगे, स्पीड ब्रेकर्स वगैरह आएंगे, आपको थोड़ा साइड हो जाओ प्लीज़ कोई तो आपको वो थोड़े से ज़्यादा एकदम से फील हो सकते हैं। ऐसा झटका फील नहीं होगा, एकदम धड़ाम धुड़म आवाज़ नहीं आएगी जो स्टिफ सस्पेंशन में आती है। बट आपको एब्जॉर्प्शन जो है ना खड्डे का, वो थोड़ा कम फील होगा कि गाड़ी ने थोड़ा कम एब्जॉर्ब किया, क्योंकि सडन एकदम से कोई जर्क आ गया या सडन एकदम से खड्डा वड्डा आ गया या कोई ऐसा आपका स्पीड ब्रेकर आ गया। बट ओवरऑल सस्पेंशन कंफर्टेबल है, लॉन्ग जर्नीज़ के लिए, हाईवेज़ के लिए अच्छे हैं, इवन आपका सिटी यूज़ के लिए सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है। बट आई फील सस्पेंशन अच्छे के साथ साथ इस गाड़ी की सीट का कंफर्ट और बेटर हो सकता था अगर सीट्स आपको थोड़ा होल्ड कर लेती। अभी क्या है, सीट्स काफ़ी कुछ नहीं है, काफ़ी ऐसा आपको सोफ़ा टाइप वाला फील देंगी। बट अगर थोड़ा सा सीट्स आपको साइड से ग्रैब कर लेती ना तो और थोड़ा बेटर हो जाता कि आपको गाड़ी टर्न्स वगैरह पे, या जब गाड़ी थोड़ी ज़्यादा हाई स्पीड्स पे चल रही होती है तो थोड़ा ग्रैब करके रखती है, आपको ऐसा अच्छा फील होता है कि हाँ मैं जकड़ा हुआ टाइप से, मतलब जकड़ा नेगेटिव वे में नहीं, बट हाँ मुझे किसी ने पकड़ा हुआ है तो मैं ज़्यादा बॉडी मूव नहीं हो रही है या मेरी, या मैं ज़्यादा मूव नहीं होऊंगा। तो उस सेंस में सीट्स थोड़ी बेटर हो सकती थी, तो वो सस्पेंशन के साथ एक अच्छा कैलिब्रेशन बन जाता सीट्स का और सस्पेंशन का, तो ओवरऑल कंफर्ट और बढ़ जाता। अब सस्पेंशन की थोड़ी और बात करूँ मैं, थोड़ा खाली सड़क आने दो तो मैं थोड़ा दिखाऊंगा कि अगर मैं हाई स्पीड में लेफ्ट राइट टर्न ले रहा हूँ तो गाड़ी कैसा रिस्पॉन्स कर रही है, थोड़ा हैंडलिंग का भी उससे पता लग जाएगा। तो पहले हैंडलिंग की बात करते हैं, तब तक थोड़ी खाली सड़क हमें होपफुली मिल जाएगी। हैंडलिंग इज़ प्रिटी गुड अगैन, हैंडलिंग में कोई शिकायत नहीं है। आपको
ऐसा डिले फील नहीं होगा, या हैंडलिंग में भी आपको प्रिसीजन कम फील नहीं होगा। थोड़ा आपको लगेगा कि ठीक है हैंडलिंग, मतलब एकदम एक्यूरेसी फील नहीं होगी जैसा आपको थोड़ी जर्मन गाड़ियों में फ़ील होती है, या आपको थोड़ी बेटर ड्राइविंग गाड़ियों में फ़ील होगी। फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है तो उस हिसाब से आपको हैंडलिंग भी ठीक लगेगी। ऑब्वियसली हाई स्पीड्स पे जाओगे तो आपको अंडरस्टेयर फील होगा गाड़ी से, क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है तो आपका पावर मोस्टली फ्रंट व्हील से ही आती है। मोटर इसमें आगे लगी हुई है तो फ्रंट व्हील में ही पावर आती है, फ्रंट व्हील ही घूम रहा होगा तो वहाँ अंडर स्टेयर होने के चांसेस रहते हैं। बट ओवरऑल हैंडलिंग इज़ फाइन। लो स्पीड्स पे भी स्टीयरिंग में ठीक ठाक वेट है, हाई स्पीड्स पे ऑब्वियसली वेट बढ़ जाता है। बहुत लाइट मैं नहीं बोलूँगा कि इसका स्टीयरिंग व्हील है कि आपको हल्का सा भी ऐसे घुमाओगे तो गाड़ी एकदम इधर उधर घूम जाएगी। बट एक चीज़ मुझे लगी जो मुझे कॉमेड में भी फील हुई थी, अगर मैं साइड से गाड़ी को जाने तो यार, एक तो ये साइड में अगर मैं मान लो हल्का सा स्टीयरिंग यहाँ लेफ्ट में करके चल रहा हूँ, मैंने हल्की सी ढील दे दी ना स्टीयरिंग को, स्टीयरिंग अपने आप सेंटर में आना शुरू हो जाता है। ये नहीं कि थोड़ा उस साइड रहे, तो थोड़ा मुझे वो वियर्ड लगा कि बार बार मुझे ना स्टीयरिंग को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ना पड़ रहा है कि मैं जब टर्न्स वगैरह कर रहा हूँ तो एकदम स्टीयरिंग में जहाँ चाहता हूँ वहीं मुड़े, वापस को ना आ जाए। थोड़ा आगे टर्न वगैरह आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। हॉर्न काफ़ी अच्छा है इसका, थोड़ा फील होता है कि अंदर को है, बट एक्चुअली बोनट जो है आपका, जो भी कंपोनेंट्स वगैरह आगे लगे हैं ना, बैटरी वगैरह छोटी मोटी और आपका वॉशर फ्लूइड वगैरह, वो थोड़ा कैबिन के पास हो जाता है, इसलिए आपको हॉर्न ज़्यादा सुनाई देता है। अब मान लो मैं ऐसा मुड़ रहा हूँ, मैंने गाड़ी पे इतना इनपुट दिया, मैं हल्का सा स्टीयरिंग को ढील दूंगा, वापस एकदम सेंटर में फटाफट आना शुरू हो जाएगा, वेट के साथ आना शुरू हो जाएगा। तो आपको काफ़ी अच्छे से ऐसा ग्रिप बना के रखना पड़ता है स्टीयरिंग व्हील का। स्टीयरिंग व्हील मुझे लगता है थोड़ा इस गाड़ी में ना वाइड फील होता है, मतलब मे बी बड़ा स्टीयरिंग व्हील बन रहा हो, डी कट दे दिया तो इतना बड़ा फील ना होता, बट वाइडनेस फील होती है स्टीयरिंग व्हील में आपको ज़्यादा। बाकी चीज़ों की रीच वगैरह अच्छी है, बट थोड़ा लगता है कि हाँ ऐसा चौड़ा चौड़ा सा स्टीयरिंग व्हील है। बट ओवरऑल हैंडलिंग अच्छी है। आपको बॉडी रोल जो थोड़ा फील होता है वो ऑब्वियसली गाड़ी के हाइट की वजह से फील होता है, गाड़ी का ओवरऑल वेट है। ऑल दो सेंटर ऑफ ग्रेविटी गाड़ी की अच्छी है, बिकॉज अगेन आपको बैटरी पैक बीच में मिल जाता है गाड़ी के, तो उस सेंस में बॉडी रोल आपको फील नहीं होगा कि गाड़ी का वेट इधर से उधर ज़्यादा जा रहा है। बट बिकॉज ऑफ सॉफ्ट सस्पेंशन थोड़ा, एंड जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है अराउंड 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, उसकी वजह से भी आपको थोड़ा सा इस गाड़ी में बॉडी रोल फील हो सकता है। बट बाकी हैंडलिंग इज़ प्रीटी गुड। इवन अब हाईवेज पे भी जब आपको थोड़ा लेन चेंज वगैरह करना होता है, आपको गाड़ी फील नहीं कराएगी कि कॉन्फिडेंस लो है कि यार, मतलब आपको सोचना पड़ेगा यार मैं करूँ ना करूँ। ऑल्दो हाँ गाड़ी का डायमेंशंस थोड़े बड़े हैं, वाइड है गाड़ी, तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा इनिशियली कि इस स्पेस से गाड़ी मेरी निकलेगी या नहीं निकलेगी। बट एक बार आपको वो आइडिया लग गया, गाड़ी के साथ आदत होगी, अडेप्ट कर लिया आपने गाड़ी को, तो काफ़ी अच्छे से आप इस गाड़ी को मैनेज करने लग जाओगे और आपको कॉन्फिडेंस गाड़ी देती है एक्चुअल में। मैंने शार्प यू टर्न्स लेके भी देखे हैं, काफ़ी अच्छे से बॉडी रोल को मैनेज करती है ये गाड़ी। ज़्यादा मूवमेंट फील नहीं होगी, बट अगेन वही जो सीट वाली मैंने बात बोली ना कि सीट थोड़ा ग्रैब कर लेती तो और ज़्यादा बेटर फील हो सकता था। तो यू टर्न आ रहा है, एक बार गाड़ी को मोड़ के देखते हैं। ऑल्दो मैं हाई स्पीड में मोड़ नहीं पाऊँगा क्योंकि ऑब्वियसली पब्लिक रोड है, ट्रैफिक है। बट देखो मैं अगर इतना भी टर्न ले रहा हूँ, थोड़ा ऐसा ढलान में गया, फिर गाड़ी ने टर्न लिया, तो काफ़ी अच्छे से गाड़ी मैनेज हो गई। ओवरऑल हैंडलिंग मुझे काफ़ी सही लगी गाड़ी की। मैं एक बार इस साइड जाके देखता हूँ, यहाँ थोड़ा बेटर एरिया मिल जाएगा। एक्सेलरेशन भी देखो काफ़ी अच्छे से मैनेज कर दिया, टर्न्स वगैरह को। हाई स्पीड पे टर्न ले रहा हूँ तो मुझे ऐसा इशू नहीं फील हो रहा। सस्पेंशन का टेस्ट ये जो थोड़ा था ना कि एकदम से झटके आए तो आपको फील हुआ गाड़ी में, बाउंसीनेस फील हुई, बट आपको फील हुआ कि एकदम झटका लगा, एक कंफर्ट नहीं लगा आपको गाड़ी में कि हाँ मेरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा गाड़ी में मैं बैठा हुआ था। तो थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे गाड़ी फील होगी ड्यू टू सॉफ्ट सस्पेंशन, बट ठीक है वो चीज़ भी यार। अब एक बार इसकी ब्रेक टेस्ट भी करके देखें क्या। मैं जा रहा हूँ अभी 70 पे, पीछे कोई नहीं आ रहा, मैं एकदम ब्रेक मारूंगा तो काफ़ी सही से ब्रेक लगी। थोड़ा लैग पता है मुझे किस चीज़ में लगा, गाड़ी ने पहले रीजन पे कोशिश करी, मैंने एक्सेलरेशन से पैर हटाया, फिर ब्रेकिंग लगी, तो ब्रेक का अमाउंट मेरे को उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं हुआ। पहले वो रीजन वाला आई थिंक गाड़ी ट्राई कर रही थी, तो उस वजह से ब्रेक का अमाउंट थोड़ा मुझे इनिशियली कम लगा, बट ठीक ठाक गाड़ी रुकने की कोशिश करी गाड़ी ने। फिर से एक बार ब्रेक टेस्ट करूँ अगर मैं गाड़ी का, साइड से कर लेते हैं, 50 पे हूँ मैं, नॉट बैड, सही रुक गई गाड़ी। थोड़ा सा इनिशियली आपको लगेगा वो रीजन के जो ब्रेक के साथ ट्रांजिशन होता है ना, उस वजह से कि ब्रेकिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही, बट गाड़ी एट द एंड रुक जाती है, कुछ ऐसा ग्रिप में आपको इशू फील नहीं होता। अब मैं एकदम यू टर्न लूँ तो कम स्पीड पे यू टर्न लिया, बट ठीक है, मैंने एकदम से स्टीयरिंग व्हील मोड़ा तो मुझे इशू फील नहीं हुआ कि गाड़ी में बॉडी रोल बहुत आ गया, या इवन मैं सडन लेन चेंज करूँ मालूम मेरे एकदम कुछ सामने आ गया तो ठीक है। गाड़ी में पीछे सामान पड़ा है वो इधर उधर मूव हुआ, उसकी आवाज़ ज़रूर आई, बट मुझे लेन चेंज करने में कोई ऐसा इशू फील नहीं हुआ गाड़ी में कि यार गाड़ी ने एकदम से लेन चेंज नहीं कर पाई या गाड़ी खुद को संभाल नहीं पाई। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दिया गाड़ी ने लेन चेंज करने पे। एक और बार मैं लेन चेंज अगर ट्राई कर लूँ तो मान लो मेरे सामने कोई आ गया एकदम से, तो अरे हल्का बॉडी रोल फील होगा। आगे वालों को इतना फील नहीं होगा, पीछे वाले पैसेंजर्स को ज़्यादा बॉडी रोल फील होगा इस सेंस में। अब मैं यहाँ पर अगर यू टर्न लेके देखता हूँ, गाड़ी ने थोड़ा व्हील स्पिन दिया,
टर्न्स पे, बिकॉज अगेन टॉर्क थोड़ा आया गाड़ी में, सडन गाड़ी मूवमेंट हुई, स्पीड ब्रेकर भी आपने देखा होगा सडन झटका है तो गाड़ी कैसे उछली है, बट ओवरऑल कॉन्फिडेंट लगा मुझे ये लगा अरे गाड़ी में क्या हो गया, मैं गाड़ी संभाल नहीं पाऊंगा। तो उस टर्म्स में दिस कार इज़ प्रिटी गुड यार। तो अब बात कर लेते हैं बैस सिस्टम के बारे में। बेसिकली बैटरी एज अ सर्विस वाला जो सिस्टम आता है ना, तो बेसिकली विंडसर के साथ ही वो इंट्रोड्यूस हुआ था, और अब मैं विंडसर प्रो चला रहा हूँ तो प्रो के कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा। सो लेट्स एज्यूम प्रो आते हैं बेसिकली दो वेरिएंट्स में, एक तो मिडल वेरिएंट और एक टॉप वाला वेरिएंट, एग्जीक्यूटिव और एसेंस वेरिएंट, ऐसी नाम है इनके कुछ। तो अगर मैं बैस के साथ गाड़ी लेता हूँ, मतलब बैटरी एज अ सर्विस लेता हूँ, जिसमें मुझे बैटरी के जो पैसे हैं वो बाद में एज एन EMI देने पड़ेंगे या मेरे पर किलोमीटर की रनिंग के हिसाब से देने पड़ेंगे, 3.5 रुपीज़ पर किलोमीटर का रनिंग है। तो बेसिकली अलग अलग फाइनेंसर्स हैं, बैंक्स हैं जिनके साथ MG ने टाई अप किया हुआ है, तो उनका सबका अलग अलग पॉलिसी है कि मे बी इतने पर्टिकुलर किलोमीटर्स तक तो आपको लेना ही लेना है, मतलब इतना अमाउंट तो आपको पे करना ही है। कुछ है कि आप जितना भी चलाओ हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप पर किलोमीटर इतना पैसा दे दोगे, तो वो ऐसा अलग सिस्टम है, वो आपको अलग अलग जो भी बैंक्स वगैरह वो समझा पाएंगे बेटर तरीके से। तो अब मैं प्राइस की बात करूँ, अगर आप इसका बीच वाला मॉडल जो एसेंस है मे बी, वो अगर आप बैस के साथ लोगे तो वो आपको अराउंड 12.3 लाख का पड़ेगा एक शोरूम। बट अगर आपने बैस नहीं लिया, आपने बेसिकली बैटरी के पूरे ही पैसे दे दिए हैं, तो आपको वही सेम मॉडल अराउंड 17.3 लाख का पड़ेगा। तो बेसिकली 5 लाख का डिफरेंस है अगर आप बैस या विदाउट बैस जाते हो उस सेंस में। वैसे ही टॉप एंड वेरिएंट में आ जाओगे तो आपको शायद टॉप एंड वेरिएंट इसका विद बैस अराउंड 13.5 लाख का पड़ेगा, एंड विदाउट बैस आपको टॉप एंड वेरिएंट इसका 18.5 लाख का पड़ेगा एक शोरूम प्राइस की मैं बात करता हूँ। बट इस हिसाब से अगर आपका बजट है कि चलो ठीक है मैं एक साथ गाड़ी पे 19-20 लाख रुपए लगा सकता हूँ, मुझे पता है मुझे गाड़ी लंबे टाइम के लिए रखनी है, एटलीस्ट 6-7 साल के लिए भी रखनी है, और आपको गाड़ी चाहिए कि भाई मेरे को इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए, मुझे फ्यूल पे पैसा नहीं डालना है, मुझे हाईवे ट्रिप्स भी करनी है फैमिली के साथ आसपास की, मतलब ठीक है 200-300 किलोमीटर का जर्नी मेरा एक साइड का होता है, कहीं भी मैं घूमने जाता हूँ वैसा ट्रिप करना है, लंबा ट्रिप भी करना है तो मैं बीच में हॉल्ट लेके गाड़ी चार्ज कर सकता हूँ। या फिर साथ साथ आपको इस गाड़ी में बेनिफिट मिल जाता है कि आपको इस गाड़ी में SUV जैसा स्पेस मिल जाता है, जो SUV वाला सेगमेंट सब बोलते हैं ना, ऑल्दो ये एक MPV है बट MG इसको CUV बोल के बेच रहा है, बट वो एक अलग सेगमेंट का मार्केटिंग वाला गेम ज़्यादा है। तो इसमें आपको स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है कि 5 लोग काफ़ी कंफर्टेबली आ जाएंगे, गाड़ी में आपको बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, कोई बीच में फ्लोर पे हम्प वगैरह नहीं है, वो सब चीज़ें नहीं है, तो आपको स्पेस मिल रहा है, आपका जो फ्यूल का पैसा है वो बच रहा है, आपको गाड़ी अच्छी रेंज दे रही है। एक्चुअल में आप 380 किलोमीटर ईजिली निकाल सकते हो, अगर आप AC वेसी बंद किया हुआ है, आप ठीक ठाक स्पीड्स पे रख रहे हो गाड़ी, तो आप थोड़ी ज़्यादा आप इससे भी रेंज निकाल सकते हो गाड़ी की। तो उन लोगों के लिए गाड़ी है कि काम सिटी ट्रैफिक में भी आपको चलानी है, जैसे अभी मैं अब चला रहा हूँ तो गाड़ी काफ़ी आराम से चल रही है मेरी। अब मैंने कोई जैसा हार्श एक्सेलरेशन नहीं कर रहा या हार्श ब्रेकिंग अब नहीं कर रहा, या मैं नॉर्मल बस जो मेरे ट्रैफिक नॉर्म्स है, जो स्पीड लिमिट्स है उनके हिसाब से चला रहा हूँ, उस हिसाब से भी चल रही है। बट मेरा कभी कभी मन किया कि मेरे को ओवरटेक करना है किसी को, मुझे एकदम से आगे निकलना, मैंने एक्सेलरेशन दबाया और मेरी गाड़ी एकदम उठी, मैंने लेन चेंज करी, वहाँ मुझे कॉन्फिडेंस है, तो उन सब चीज़ों में भी कुछ इशू नहीं है। तो वैसे लोगों के लिए गाड़ी ज़्यादा है जो कंफर्ट ज़्यादा देखते हैं, फैमिली के साथ भी घूमना पसंद करते हैं और उनको फीचर्स पसंद है काफ़ी ज़्यादा। उसके अलावा बाकी गाड़ी सॉर्टेड। सो आई थिंक अगर आपका बजट है 20 लाख तक का या उससे कम का भी है, थोड़े कम फीचर्स चाहिए आपको बट गाड़ी में स्पेस चाहिए, अच्छी रेंज चाहिए, तो आप इसका नॉर्मल वाला वेरिएंट ले सकते हो। अगर आपको और अच्छी रेंज चाहिए तो आप इसका प्रो वेरिएंट ले सकते हो। एंड अगर आपका बजट उससे ज़्यादा है तो आपके पास ऑब्वियसली महिंद्रा के ऑप्शंस हैं, टाटा हैरियर EV भी आ गई अब तो ऊपर के ऑप्शंस के लिए वो चीज़ है। बट आपको आई थिंक स्पेस इसमें जो आपको मिलता है, जो इसमें प्रैक्टिकलिटी मिलती है, वो उन गाड़ियों में थोड़ी कम मिलेगी इफ़ आई कंपेयर देम विद दिस कार। तो आई थिंक ये गाड़ी अंडर 20 लाख काफ़ी अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट MG ने इसको बनाया है। विंडसर ऑलरेडी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट था, बहुत उसकी मार्केट में डिमांड थी, विंडसर की सेल्स भी MG की सेल्स भी विंडसर से बढ़ी, बट प्रो आने के बाद आई थिंक और लोगों के इस नज़रों में ये गाड़ी आ गई क्योंकि इसकी रेंज बढ़ गई है, थोड़े फीचर्स एक्स्ट्रा मिल गए हैं। तो और हाँ, हमने 22 किलोमीटर तक अभी गाड़ी चला दी है और 60% पे हमारा आ गया है जो बैटरी परसेंटेज है, तो अराउंड 6% कम हुआ है 22 किलोमीटर के हिसाब से। तो आप उस हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना 100% चार्ज पे कितनी गाड़ी चल जाएगी, क्या हिसाब रहेगा। अभी मैंने इसका पूरा रेंज टेस्ट नहीं किया, मैं आगे जाके इसका रेंज टेस्ट भी करूँगा। आई एम होपिंग कि ये गाड़ी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, आप इजीली इस गाड़ी की तरफ जा सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो लोगों के साथ जो ये गाड़ी लेने की सोच रहे हैं। नीचे कमेंट में अपने फीडबैक दो, आपको कुछ लगता है मैंने मिस कर दिया है, कुछ पूछना है, कुछ भी क्वेरी आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, और इवन मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। और हाँ, प्लीज़ आप वीडियो देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, थोड़ा मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा उसमें। बाकी गाड़ी के फीचर्स वगैरह छोटे मोटे चीज़ें मैं इंस्टाग्राम पे भी डालता रहता हूँ, वहाँ भी क्वेरीज वगैरह हो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो
सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.